मैं आपके सामने आईजी साहब एक स्टोरी रख देता हूँ, एक एपिसोड रख देता हूँ, सारे में मुख्तसर सी एक एपिसोड के हुआ क्या है, तो बाकी आप खुद देख लीजिए कि लार्जर लेवल के ऊपर क्या होगा। लिबर्टी मार्केट से तकरीबन 18 के करीब खवातीन के एक ग्रुप को उठाया गया। उठाते हुए उन्हें मारा गया, जदोको किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें थप्पड़ मारे गए। उनमें से काफी सारी खवातीन के कपड़े फट गए। आधी नंगी वो खवातीन जो है उन्हें एक प्रिजन वैन के अंदर फेंक दिया गया। वैन चलने से पहले खवातीन ने नोटिस किया, क्योंकि एक बच्ची जो प्रेग्नेंट थी उसकी सास जो है वो भी उसी गाड़ी के अंदर थी। उसकी सास ने शोर मचाया कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है, इसको भी उठा लिया गया है। तो दूसरी तमाम खवातीन ने, बेचारियों ने मिन्नत, समाजत, जोर जबरदस्ती जो भी कर सकती थी वो करके तो उसको प्रिजन वैन के आगे से, जो आगे खड़ा था बंदा, उसको हटा के धक्का दिया। वो नीचे गिरी, उसको कुछ चोटें लगी लेकिन वो बच गई, उसको दोबारा इन्होंने नहीं पकड़ा। पीछे 17 खवातीन रह गई। इन तमाम 17 खवातीन को पहले सड़कों पर घुमाया गया बहुत देर, उसके बाद थाना डीएच में लेकर गया। वहां पर इनको अगले 3-4 दिन रखा गया। वहां पर किन हालात में रखा गया वो ये खवातीन आज नहीं तो कल बाहर आके बताएंगी। वहां इनके साथ क्या, कपड़े फटे हुए थे, आदियों के कपड़े पूरे थे और चोटें लगी हुई थी, कोई फर्स्ट एड नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। उन्हीं हालात में उन्होंने गुजारा किया। उसके बाद जब इनको वहां से लेके जाया गया जेल, तो इनको कहा गया कि आपको 3-3 के टोले में लेके जाना है। उन्होंने कहा हम खुदकुशी कर लेंगी, छलांग लगा देंगी। हम एक दूसरे को यहां उन्होंने पकड़ लिया कि हम 3-3 के टोले में नहीं जाएंगे। फिर उनके एहतजाज के ऊपर और बाहर 1-2 खवातीन के घर वाले खड़े थे क्योंकि उन्हें पता था इस थाने में शायद वो हैं, तो उनको 17 की 17 को कोट लखपत लेके जाया गया। वहां पर कोट लखपत के बाहर शदीद गर्मी में प्रिजन वैन को बंद कर दिया गया। 7 से 8 घंटे वो प्रिजन वैन जो है वो बाहर खड़ी रही। कोई पंखा नहीं, बाथरूम नहीं करने दिया, टॉयलेट तक नहीं जाने दिया, पानी नहीं दिया गया। और जो बाहर खड़े लोग थे वो इन्हें गंदी गलीज गालियां देते रहे, इनकी तहकीर करते रहे। उसके बाद जेल भेजा गया। उसके बाद जब इन अदालत ने इनको छोड़ दिया जेल से, इनके डिटेंशन ऑर्डर खत्म कर दिए, तो औरतों को दोबारा पकड़ के कोट लखपत जेल के आते से ही औरतों को दोबारा पकड़ के थाना चुंग लेके जाया गया। थाना चुंग के अंदर इनको, जो इनमें से जरा कदरे यंगर खवातीन थी, उनको ऊपर वाले पोर्शन पे बुलाया जाता था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो अपने शेर जवानों से पूछ लीजिए कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन थी जो सिर्फ यंगर खवातीन को ही ऊपर बुला के करनी थी, तमाम खवातीन से नहीं करनी थी। तो बहरहाल इन खवातीन के जिस्मों के ऊपर जो इन खवातीन के जिस्मों के ऊपर जिस तरीके के निशान हैं, इन खवातीन के ऊपर जो जुल्म हुआ है उसकी दास्तान, उनमें से कई ने मुझे वॉइस मैसेजेस भी भेजे हैं, अपनी तस्वीर भी भेजी हैं। बदकिस्मती से वो रिलीज नहीं कर सकता, एक तो उनकी रिस्पेक्ट की वजह से, दूसरी बात ये कि वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी अपनी आवाज से, आप उनको फिर धर लेंगे, तो इसलिए ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा कि खवातीन के साथ क्या हो रहा है। आप ये सुन लीजिए कि लतीफ खोसा जो साबिक गवर्नर रहे हैं, हमारी पार्टी से नहीं है, साबिक गवर्नर रहे हैं, एक बड़े वकील हैं पाकिस्तान के, वो क्या कह रहे हैं। जियाउल हक ने फिर मर्दों को मारा था। ये औरतों के साथ जो माशाल्लाह आज हो रहा है, तो अल्लाह माफी दे, ऐसा कभी दौर नहीं आया। तो लतीफ खोसा भी यही कह रहे हैं कि इस तरह का कभी सलूक जो है वो खवातीन के साथ आज तक नहीं हुआ। जिन ज़िया के माशाल्लाह में भी इस तरह का सलूक नहीं हुआ, तब सिर्फ मर्दों को मारा जाता था, तो खवातीन के साथ ये वाला जो सलूक है वो नहीं हुआ। अब मैं अगली स्टोरी की तरफ आता हूँ क्विकली, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। अगली स्टोरी है कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी हेड है कर्नल आसिम, वो अगवा है, उनका किसी को पता नहीं है। मैं जब चीफ ऑफ स्टाफ था तो कर्नल आसिम को उसी टाइम ट्रैक कर लिया गया था। मैं जब चीफ ऑफ स्टाफ था तो कर्नल आसिम को कुछ इदारों ने ट्रैक करके ये कहा था कि उनको इमरान खान को कौन मिलने आता है, कब मिलने आता है, कितने लोग मिलते हैं, क्या क्या एक्टिविटी होती है, उस तमाम की हमें रिपोर्ट दें। वो क्योंकि वो सिक्योरिटी चीफ थे और वो मेरी टीम का हिस्सा थे, और उन्होंने आके मुझे रिपोर्ट किया और मेरे से पूछा कि उनके लिए क्या ऑर्डर है, क्या वो ये सारी इंफॉर्मेशन दें या ना दें। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा कि इस इंफॉर्मेशन से किसी और का क्या लेना देना है, इससे तो हमारी प्राइवेसी खराब होती है। तो आप उनको वापस ये पूछ लीजिए कि जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि जो कानून के खिलाफ है, तो वो आप हमसे पूछ लीजिए। लेकिन ये कि कौन मिलने आता है, कितने लोग मिलने आते हैं, कब कब मिलने आते हैं, क्यों मिलने आते हैं, ये इंफॉर्मेशन शायद जो है ये मुनासिब नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये हमारा
पार्टी का इंटरनल मामला है कि खान साहब किस लीडर से कितनी देर मिलते हैं और क्या बात होती है। तो उनके ख्याल में यह था कि उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती होगी कि अंदर क्या बात होती है। अब अंदर तो मैं भी नहीं जाता था, और इसीलिए नहीं जाता था कि व्हेन यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन तो फिर आपको वो देनी भी पड़ती है कहीं ना कहीं। मीन या आपको पकड़ के जबरदस्ती ली जाती है आपकी ठुकाई करके, या आपको प्रेशर डाल के ली जाती है। तो बेहतर होता है बहुत दफा कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने पास रखें ही ना। तो इसीलिए जो कर्नल आसिम थे उनको भी हमने थोड़ा सा उस जगह से उनको कहा कि जो बिल्कुल क्लोज सर्कल है उससे आप भी जरा थोड़ा सा इस साइड पे हो जाए, ताकि आपके पास ज्यादा ना इंफॉर्मेशन आए, ना आप पे प्रेशर डाला जाए। तो वो ट्रैक में बहुत देर से थे, उनके ऊपर प्रेशर बहुत देर से था, उनको तंग बहुत देर से किया जा रहा था। अब उन्हें अबडक्ट कर लिया गया है, गाड़ियां खान साहब की छीन ली गई हैं। लार्जर गेम प्लान मैंने आपको कल बता दिया था। लार्जर गेम प्लान यही है कि इमरान खान को हर सूरत नाअहल करना है। उसके लिए एक साइड ये सोची जा रही है कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट के थ्रू ट्राई करके, जो कोर कमांडर हाउस है उसके थ्रू ट्राई करके उन्हें फारिग किया जाए और उनके खिलाफ बयानात लिए जाएं। ये मैंने कई दिन पहले से आपके सामने रखा कि ये सारे प्लान बनाए जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन किसी एक की होनी है। हामिद मीर साहब ने आज बयान दिया है, आपके सामने उनका बयान, कि इनको शायद मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाएगा, ये उनका बयान है। और इनके अपने ही लोगों से उनके खिलाफ गवाहियां लेके तो उन्हें सजा दी जाएगी। पर्पज क्या है सारे काम का? पर्पज इस सारे काम का ये है कि इमरान खान को अगले 5 साल के लिए नाअहल करके या कैद करके इलेक्शन से बाहर किया जाए। जो मैंने कल कहा था, 70 साल के हैं, इनका ख्याल यह है कि 75 साल के हो जाएंगे तो पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगे, ये इनका ख्याल है। और उसके बाद सुंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे, सिर्फ हम सियासत करेंगे, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने कल भी आपको बताया था, उससे पहले भी आपको बताया था कि फ्रिवलेस जो केसेस हैं उन पे भी कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ इनकी ट्राई ये भी है कि किसी तरीके से इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करवा लें, ताकि ना वहां पर उसकी ट्रांसपेरेंसी उस तरीके से जितनी होती है ट्रांसपेरेंसी आम कोर्ट में, के मीडिया को भी एक्सेस होती है, सब कुछ होती है, वो नहीं होगी। तो हम बड़े आराम से वहां पर इन्हें सजा दिलवा सकेंगे। ये पीडीएम साहब बहादुर जो है, ये इनका प्लान है सारे टोले का। तो इसलिए इमरान खान के बारे में इनका हतमी जो प्लान है वो यही है। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे तज्जिया निगार, बहुत सारे लोग अब 9 मई में जो कुछ हुआ उसके बारे में क्या कहते हैं वो आप ही सुन लीजिए। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं आप सुन लीजिए। आप 9 मई के वाकयात की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ एक सियासी मतबा फिक्र पे डाले जा रहे हैं, और उन्हीं के लोग जो हैं वो रोज टीवी पे आगे ऐलान कर रहे हैं जी कि हम सियासत से अलहदगी का ऐलान करते हैं, और जिनको सियासत से अलहदगी का ऐलान करने की जरूरत है उनकी तरफ से अभी तक ऐलान सामने नहीं आया। हामिद मीर साहब ने भी बिल्कुल यही कहा है कि 9 मई के वाकयात जो है वो किसी एक जमात पर डाल के, ये जो एजेंडा है ये 9 मई ना होता तो फिर कुछ और होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये होना ही होना था। 9 मई का वाकया अफसोसनाक था, हर शख्स ने उसकी मजम्मत की है, मैंने भी की है, तमाम लोग उसकी मजम्मत करते हैं। असल सवाल है उसके पीछे था कौन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं थी, उसके पीछे कोई और था, और एजेंडा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना। इसके साथ ही जो अगला पॉइंट है, जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, और ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये इससे शायद अगला जो लैंडस्केप है पॉलिटिक्स का वो चेंज होगा। और वो खबर ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली छुट्टी करवा दी है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को फाइनली ये बताया है कि आपने आपके यहाँ, क्योंकि जारी बात है जब रिटन कम्युनिकेशन होती है वो बड़ी फॉर्मल होती है। आईएमएफ हमेशा ये क्लेम करता है, और इस ये उनकी पोजीशन होती है कि वो किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत के अंदर वो अमल दखल नहीं लेते। इसलिए आईएमएफ ने अपनी उस पोजीशन को बरकरार रखते हुए इन राइटिंग के अंदर इनको ये कन्वे किया है कि अगर आप सियासत में सियासी स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं लाते, अगर आप वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाते, तो आपको आईएमएफ से कुछ नहीं मिलेगा। अब लोगों को मैं ये समझा दूं कि आईएमएफ से मिलने का मतलब क्या होता है, आम लोगों के लिए शायद उनको समझ नहीं होती। आईएमएफ कोई बहुत ज्यादा कर्जा नहीं देता। आईएमएफ आपको कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं देता, ये ज़हन में रखिएगा। आईएमएफ से जो पैसा मिलता होता है वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन आईएमएफ एक प्रोग्राम होता है। एक पूरी दुनिया के अंदर आईएमएफ एक इदारा है जो बेसिकली जब किसी को कर्ज देता है तो उसके साथ साथ एक पूरा प्रोग्राम उनके साथ बैठ के मुरतब करता है। दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि उनके साथ शराइत तय करता है।
और फिर उसकी कड़ी निगरानी करता है कि आप वो शराइत पूरी कर रहे हैं कि नहीं। बाकी बैंक आपको कर्जा देते हैं लेकिन वो आपके ऊपर उस तरीके से वॉचडॉग नहीं होते, वो आपके ऊपर उस तरीके से निगरानी आपकी नहीं करते। तो आईएमएफ जब आप उसके पास जाते हैं और आप कहते हैं कि हमें कर्जा चाहिए, हमारी मैशत नहीं चल रही, तो आपको कहते हैं कि अच्छा आप वापस कैसे करेंगे, आप अपनी मैशत बेहतर कैसे करेंगे, आप इसमें से निकलेंगे कैसे। तो आपके साथ बैठ के तय करते हैं कि अच्छा आप ये करेंगे, आप टैक्स ज्यादा लगाएंगे, आप कीमतें ज्यादा करेंगे, आप ये करेंगे, आप मुल्क के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स खराब नहीं करेंगे, ताकि क्योंकि जब ह्यूमन राइट्स खराब होते हैं, मुल्क के अंदर इंतशार होता है, तो इंतशार से सबसे पहले जो चीज मुतासर होती है वो कारोबार और रोजगार होता है। क्योंकि जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, जैसे आप देखते होंगे किसी जगह पर बहुत लड़ाई हो तो लोग कहते हैं वहां नहीं जाना, वहां बहुत खून खराबा है। इसी तरीके से इन्वेस्टर भी नहीं जाना चाहता जहां पर ये सब कुछ हो रहा हो कि खवातीन, बच्चों, बूढ़ों को पकड़ के फेंटी लगाई जा रही, उठा के जेलों में डाला जा रहा है, 10,000 वर्कर अंदर है, किसी को पता नहीं इसका कल को मुस्तकबिल क्या है। किसी ने चंदा दे दिया कभी पीटीआई को तो उसकी फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी, उसका कारोबार बंद कर दिया गया। अब आमिर डोगर है या अली नवाज अवान है, अगर उनके कारोबार बंद किए तो उनके कारोबारों से और लोगों के कारोबार जुड़े हुए हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो इन्वेस्टर निकल जाता है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है, इंस्टेबिलिटी आती है तो इकोनॉमी नीचे जाती है। तो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो तो होता ही इसलिए कि आपकी इकोनॉमी ऊपर जाए। तो जब आईएमएफ आपको भले थोड़ा कर्जा देता है, लेकिन क्योंकि वो आपको मॉनिटर करता है, और अगर आईएमएफ आपको कर्जा दे रहा है और वो सेटिस्फाइड है आपकी चीजों से, तो दुनिया के जो दूसरे इदारे होते हैं, एशियन बैंक है, आपका वर्ल्ड बैंक है, आपके जितने भी दूसरे इदारे हैं या वैसे लैंडर्स हैं जो जहां से आपको कर्जा मिलता है, उन तमाम जगहों पर आपको कर्जा मिलना आसान हो जाता है। क्योंकि जब वो देखते हैं कि आईएमएफ के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आईएमएफ इनकी निगरानी कर रहा है और आईएमएफ सो फार इनसे सेटिस्फाइड है, तो वो भी कर्जा देते हैं, जिससे आपकी मैशत बेहतर होती है।